यस वी विल। चलिए शुरू करेंगे खेल। बहुत बेहतरीन रिवीजन है, बहुत ही आसान है, बिकॉज दिस इज वेरी, अरे इस चैप्टर को रिवीजन करना, इस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत है क्या? नहीं, पर हम करेंगे क्योंकि आईसीएसआई का भरोसा नहीं है। ठीक है, तो टू बी एकदम ऑन अ सुपर सेफर साइड इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। बाकी मोस्टली अगर यहां तक के अच्छे से रिवीजन आपने सारे किए तो आपको कोई परेशानी, आईसीडी एलओडी बड़े बड़े चैप्टर्स, टेक ओवर कोड, बायबैक, ये कंफ्यूजिंग चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पे कोई दम की बात नहीं है, बहुत मस्ती से हो जाएगा। ये बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस, कि अगर मुंह फुला के हम बैठे हैं तो किसको जाके बताएं, कोई तो पूछे हमसे कि क्या हुआ है, तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑफ स्कोर्स। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज स्कोर्स, one is ombudsman regulation and the last one is informal guidance scheme 2003। ओम्बड्समैन थियोरेटिकली पूरा है, ओम्बड्समैन रेगुलेशन उसका कुछ काम नहीं है। अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो होता क्या था कि ओम्बड्समैन रेगुलेशन आई 2003 में। उन्होंने कहा कि एक ओम्बड्समैन बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ गई इसको बोलना, ये पहले कोशिश करेगा कि प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर दे, नहीं कर पा रहा है तो वो एडजुडिकेट कर देगा, उसका ऑर्डर फाइनल होगा, आपको फॉलो करना होगा। ये सब लाए थे 2003 में। देयरआफ्टर इसी कंसेप्ट को मॉडिफाई कर करके आज की तारीख में बना है स्कोर्स। तो स्कोर्स इज एक्चुअली द मॉडिफाइड वर्जन, मॉडर्न वर्जन, टुडेज वर्जन ऑफ ओम्बड्समैन। बट हमारे सिलेबस में थियोरेटिकली उन्होंने क्या रखा, पहले स्कोर्स के बारे में सब कुछ, फिर ओम्बड्समैन रेगुलेशन की की हाइलाइट्स, उसके बाद में इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। तो हम उसी प्रकार से पढ़ के लेट्स रैप इट अप। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट टुवर्ड्स स्कोर्स। चलिए स्कोर्स क्या है? सबसे पहले तो एक स्कोर्स सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम, कि किसी भी व्यक्ति को अगर सेबी के रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी या फिर लिस्टेड कंपनी से कोई भी कंप्लेन है तो वो स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। इट इज अ वेब बेस्ड पोर्टल जहां पे आके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। कैसे? ऑनलाइन, एनी टाइम, एनीवेयर। बस 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 बस, ठीक है। तो ये है स्कोर्स। तो सबसे पहले टॉपिक आते हैं हमारे सामने स्कोर्स के फीचर्स, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या इकट्ठा कर देता है ये? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। रुक जाओ, पूरा जादू है यहाँ पे, ठीक है, फोकस करना। एक एक करके पॉइंट करते हैं हम। यहां से बढ़ते ज्यादा आसान तरीके से हम फीचर्स कवर कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्कोर्स में आके अपनी कंप्लेन सबमिट कर सकता है। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लेन, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है स्कोर्स में। स्कोर्स उस कंप्लेन को फॉरवर्ड करते हैं किसके पास? लिस्टेड कंपनी या फिर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास। ओके, जैसे ही आपकी कंप्लेन स्कोर्स को मिलती है, इमीडिएटली आपको क्या मिल जाता है? एक एक्नॉलेजमेंट और एक यूनिक नंबर। इस यूनिक नंबर से आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वंडरफुल। ओके, तो हमने कंप्लेन दी स्कोर्स में, हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया, यूनिक नंबर मिल गया। उसके बाद में हमारी कंप्लेन गई लिस्टेड कंपनी या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास में। उसके बाद में दैट लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हैज टू वर्क अपॉन आवर कंप्लेन एंड सबमिट अ व्हाट? एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होगी इसके पास, सेबी के पास, और वो व्यक्ति देखेगा कि वो व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस कंप्लेन के ऊपर क्या एक्शन लिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट। चलो, एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे पास में आ गई, और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि हम ये जो हमारी ऑनलाइन कंप्लेन है उसका पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं थ्रू आउट। दैट इज वन थिंग। उसके बाद में पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सेबी के पास क्रिएट हो गया, क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी लिस्टेड कंपनी से अगर कंप्लेन है, किसी भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से अगर कंप्लेन है, तो किसके पास आएगा? स्कोर्स के पास। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद में आपके और मेरे फेवरेट पॉइंट्स 24/7 एनी टाइम एनीवेयर। ये क्या है? ये है फीचर्स ऑफ स्कोर्स। अगर शांति से आंखें बंद करके इसको देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजी टू रिमेंबर पॉइंट्स हैं। कंप्लेन, एक्नॉलेजमेंट, कंप्लेन आगे फॉरवर्ड होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में आई कैन ट्रैक माय स्टेटस ऑफ द कंप्लेन एनी टाइम। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन रहा है 24/7 एनी टाइम एनीवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सुपर इजी पार्ट। चलो, इसके बाद में हमने स्कोर्स के अंदर पढ़ा था कि स्कोर्स के अंदर अगर कभी भी आपकी कंप्लेन है तो आप कब तक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? कंप्लेन कैन बी फाइल विद इन 3 years फ्रॉम द कॉज, ठीक है। और उसका एक प्रोसेस हमने पढ़ा है। अब वो अलग अलग जगह बार बार लिखा हुआ है, बट हमें पता है कि मुझे बताओ आइडियली क्या हम डायरेक्टली स्कोर्स के पास जा सकते हैं क्या? नहीं। लॉ कहता है कि अगर आपको किसी भी लिस्टेड कंपनी से कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली स्कोर्स के पास नहीं जाएंगे, पहले आप जाएंगे किसके पास? कंसर्न कंपनी के पास, इंटरमीडियरी के पास, उसके पास अपनी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। वो अगर सॉल्व नहीं होती है, thereafter you will be coming to scores। ये हमने पढ़ा। चलो अच्छा, फिर कुछ प्रकार की कंप्लेंट्स यहां पे नहीं आ सकती है, जैसे कि पहला, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो जो कंप्लेंट्स का इन्वेस्टमेंट से कोई रिश्ता नाता नहीं है वो कंप्लेंट्स यहां नहीं आ सकती। तो दोस्त कंप्लेंट्स व्हिच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, वो कंप्लेन यहां नहीं आएगी। दूसरा, एनोनिमस कंप्लेंट्स यहां पर नहीं आ सकती। यहां पर आपको अपने डिटेल्स देना जरूरी है, एनोनिमस कंप्लेंट्स यहां पर नहीं आ सकती। थर्ड, इनकम्प्लीट कंप्लेंट्स यहां पे नहीं आ सकती, यू हैव टू गिव द कंप्लीट डिटेल्स। फोर्थ,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बिना भी कंप्लेन यहां पे नहीं आ सकती। अगर आपको कंप्लेन फाइल करना है तो आपके जो भी साथ में सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको देना कंपलसरी है। उसके बाद में देखते हैं सीकिंग गाइडेंस या सजेशन। यहां पर आप कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं आ सकते या फिर सजेशन देने के लिए भी नहीं आ सकते। क्या ऐसा नहीं अरे सुनो ना सभी आप बाकी सब तो ठीक है पर ऐसा भी करो, अरे नहीं, यहां पे यू कैन फाइल अ कंप्लेन, यू कैन नॉट गिव सजेशन, यू कैन नॉट सीक गाइडेंस। दोनों में फर्क है। सजेशन देना, गाइडेंस लेना, इन दोनों के लिए ये जगह नहीं है, ये सिर्फ कंप्लेन करने के लिए है। नेक्स्ट इज इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्राइस। आप कोई भी कंपनी की शेयर प्राइस देखते हैं मार्केट प्राइस, अरे नहीं यार ये तो बहुत अंडर वैल्यूड, यू नॉट सेटिस्फाइड विद एनी प्राइस ऑफ अ शेयर, तो भी स्कोर्स आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद में कोई भी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे आपको किसी ने बेवकूफ बनाया तो भी आप स्कोर्स के पास नहीं आ सकते, फिर आपको आईपीसी के अंदर जाना होता है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे चार्ट में था दैट वाज अनरजिस्टर्ड या अनरेगुलेटेड एक्टिविटी, कि कोई भी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी या फिर अनरेगुलेटेड एक्टिविटी, अनरजिस्टर्ड काम है तो उसके लिए भी आप स्कोर्स के पास नहीं आ सकते। ये पॉइंट्स को याद ही रखना पड़ेगा मेहनत कर करके। अब हमारे एक्चुअल डिटेल्स में देखिए कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी हमने अग्रीमेंट कर लिया है प्राइवेटली, एग्जांपल बताया था एंजल ब्रोकिंग के साथ, हमने कोई प्राइवेट एग्रीमेंट कर दिया है उसके वायलेशन के लिए भी हम स्कोर्स के पास नहीं आ सकते। बट ये पॉइंट्स तो आपको याद रहने ही चाहिए, दीज आर इजी टू रिमेंबर पॉइंट्स आल्सो। देखो कैसा है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एनोनिमस नहीं, आपकी कंप्लेन होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, कंप्लेन कंप्लीट भी होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तीनों पॉइंट्स तो एक के बाद एक याद आ जाएंगे ना। एक कंप्लेन में क्या होता है, आपका नाम लिखा होना चाहिए, नहीं है कंप्लेन नहीं लेंगे। हमने आधी अधूरी कंप्लेन दे दी, कंप्लेन नहीं लेंगे। कंप्लेन पूरी लिखी है लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कंप्लेन नहीं लेंगे। तो तीनों पॉइंट्स एक के बाद एक याद रखना काफी आसान है। एनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं लेंगे, इनकम्प्लीट कंप्लेंट्स नहीं लेंगे, विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट्स नहीं लेंगे। फिर आ जाता है कि आप यहां पे सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आए हैं, नहीं चलेगा। सीकिंग गाइडेंस या सजेशन देने के लिए आप यहां नहीं आ सकते। यू नॉट सेटिस्फाइड विद द प्राइस, आप यहां पे नहीं आ सकते। फेक फोर्ज्ड सर्टिफिकेट के लिए यहां नहीं आ सकते, डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आ सकते, और अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड एक्टिविटी के लिए भी यहां पर नहीं आ सकते। डिब्बा ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप जाके स्कोर्स को नहीं बता सकते, राइट। तो स्कोर्स में आप सकते हैं फॉर लिस्टेड एंटिटी, लिस्ट रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के अगेंस्ट, और वो भी ये सब कंडीशन को कंप्लाई करने के बाद इनमें से कोई भी कंप्लेन है तो उसके लिए आप स्कोर्स के पास नहीं आ सकते। इसी टाइप का एक और टॉपिक आता है कि तो कुछ टाइप की कंप्लेंट्स के लिए हम स्कोर्स के पास नहीं आ सकते, कुछ टाइप की कंपनीज के अगेंस्ट भी आप स्कोर्स में नहीं जा सकते। तो कौन सी टाइप की कंपनीज के अगेंस्ट हम स्कोर्स में नहीं जा सकते? सबसे पहला अनलिस्टेड डीलिस्टेड विच माइट बी देयर ऑन डिसेमिनेशन बोर्ड। याद करो डिसेमिनेशन बोर्ड क्या होता है, ठीक है, कि कंपनीज के शेयर्स टेम्पररीली वहां पर रुक सकते हैं बिफोर गेटिंग डीलिस्टेड। तो कोई भी कंपनी है जिसके शेयर्स अब डीलिस्ट हो चुके हैं, अनलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो डिसेमिनेशन बोर्ड पे है, ऐसी कंपनी के अगेंस्ट भी कंप्लेन लेके आप स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। डीलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट नहीं। सेकंड, सिक कंपनी या कोई भी कंपनी जिसके अगेंस्ट मॉरेटोरियम चल रहा है, ऐसी कंपनी के अगेंस्ट भी आप स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। मॉरेटोरियम अंडर आईबीसी चल रहा है, आप स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी की स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, वैनिशिंग कंपनी और सस्पेंडेड कंपनी, इनके अगेंस्ट भी हम स्कोर्स के पास नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हैं, सुनना मेरी बात। कोई कंपनी थोड़ी थोड़ी मर रही है, ऑलमोस्ट मरने वाली है, मर चुकी है, ऐसी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो अगर स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, वैनिशिंग कंपनी, सस्पेंडेड कंपनी, नहीं जा सकते। सिक कंपनी अभी सिर्फ मॉरेटोरियम चल रहा है, ऐसी कंपनी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते। और कोई अनलिस्टेड डिलिस्टेड कंपनी तो ऑफकोर्स उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट आता है सब जुडाइस। याद आ रहा है क्या? अगर हाँ, तो उस केस में आप यहां पर नहीं आ सकते। अगर मान लीजिए सिमिलर केस कंपनी के केस कहीं और कोर्ट में चल रहा है तो भाई साहब आप यहां पर आके इस कोर्स का टाइम वेस्ट ना करें। एंड लास्ट, कंपनी फॉलिंग अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी, कि उनका अलग रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई गवर्न करता है या उनको कोई भी आईआरडीए, उनका अलग रेगुलेटरी बॉडी है, तो आप उनके पास जाओ, स्कोर्स के पास नहीं आएंगे। बहुत इजी। हेलो ए यारो, तुम हो के गए? फटाफट बोलो कि हो के गए फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब बच्चे भी मैसेज पे ऐसे देख रहे हो जैसे होते कि आदमी की हार्ट रेट देखी जाती है, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। 6-7 लोग ऐसे करके देख रहे हैं कि नहीं। हैं यार, जाने के लिए जा रहे कि आने, कैसी बातें कर रही है लड़की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसकी पूर्वी है, ये जाने के लिए जा रही है कि आने के लिए? क्या हो गया पूर्वी आपको? अरे बोल ट्रिप हो गया था तो बस चेक करना था, बट हाँ सब चल रहा है सही। यस यस थैंक यू। ये पूर्वी को क्या हो गया? पूर्वी सब ठीक है ना? क्या हो गया आपके साथ लाइफ में? बोले ये जाने के लिए जा रही है या ये आने के लिए जा रही है?
कोई आने के लिए नहीं जाता है क्या? नहीं नहीं, सोचना ही नहीं है मुझे, इस उम्र में मत सोचो मुझसे ये सब चलो, जैसा है वैसे छोड़ दो, जैसा था वैसे छोड़ दो, प्रॉब्लम। अच्छा क्या हो गया? हाँ चलो, चलिए कंटिन्यू करेंगे क्या खेल? यस पीपल, चलो आ जाओ वापस। ऑफ इसको वापस ऑन कर दो, थैंक यू। चलो यस, अरे सब कुछ ही चलो, नहीं ऑफ, उधर चालू मतलब ऑन किया है मैंने, वो हो जाएगा, बस ये कर दो। जाने के लिए गई है या जाने के लिए, क्या बात है पूर्वी, आपकी बात में तो बात है। आने के लिए जा रही है, वो जाने के लिए जा रही है। हे भगवान, फुल नॉस्टैल्जिक आज तो, देखो आप अच्छा बहुत बढ़िया यार, कुछ साल पहले बताना चाहिए था पूर्वी आपको ये सब मेरे को अब तो सोचना पड़ेगा हे भगवान, अरे चलो, हे भगवान, चलिए चालू हो गया, थैंक यू सो मच। यस पीपल, चलिए लेट्स स्टार्ट। यस 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 यस, लेट्स फोकस हियर। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्कोर्स के बारे में हमें क्या पता है? हमें सर एक चीज पता है, ऑनलाइन 24/7 एनी टाइम एनीवेयर। उसके अलावा हमको ये भी पता है कि कुछ प्रकार की कंप्लेन स्कोर में फाइल नहीं की जा सकती, जो हमने देखा, और कुछ कंपनीज के अगेंस्ट हम स्कोर्स में नहीं आ सकते। 5 टाइप की कंपनीज के अगेंस्ट हम स्कोर्स में नहीं आ सकते। अनलिस्टेड, डिलिस्टेड, विच आर देयर ऑन डिसेमिनेशन स्टॉक एक्सचेंज, डिसेमिनेशन बोर्ड। उसके बाद में स्ट्राइक ऑफ कंपनी, वैनिशिंग कंपनी, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि सस्पेंड हुई हुई है। सिक कंपनी, कंपनी अंडर मॉरिटोरियम, उनके अगेंस्ट भी दिए जा सकते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कोई भी कंपनी जिसके ऊपर एक अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और एक और कंपनी बच गई, सब जुडाइस का पॉइंट। तो कोई भी ऐसा केस जो कि ऑलरेडी चल रहा है, तो उस केस के अंदर भी हम लोग नहीं जा सकते। ये 5 टाइप की कंपनीज के अगेंस्ट कोर्स में नहीं जा सकते। लाइफ अभी भी काफी आसान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन हमने पढ़ा, अब आगे था प्रोसेस। हाँ सुनना मेरी बात को, भूल ना जाना, वादा निभाना। इधर आओ सब लोग, चलो इधर आओ। प्रोसेस फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स ऑनलाइन ऑन स्कोर्स बाय द इन्वेस्टर। सबसे पहले जाने का पोर्टल पे www.scores.gov.in, इस पे करने का क्लिक, ठीक है, ये दिखेगा, इस पे क्लिक कर देने का तो खुलेगा। वहां पे इन्वेस्टर कॉर्नर ढूंढना, इन्वेस्टर कॉर्नर मिलेगा। इन्वेस्टर कॉर्नर के नीचे क्या मिलेगा? रजिस्टर हियर। ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते, पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। आप पहले खुद को रजिस्टर करो, फिर कंप्लेन रजिस्टर करना। तो जाओ पोर्टल पे, ढूंढो इन्वेस्टर कॉर्नर, वहां पे रजिस्टर हियर पे खुद को रजिस्टर करो, ठीक है सर। प्रेस सबमिट, वहां पे अपने इंफॉर्मेशन डालना, और फिर बैठे मत रहना कि आगे आगे आगे, पहले आप क्लिक करो किस पे? सबमिट पे। प्रेस सबमिट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपको ईमेल एसएमएस के द्वारा आपका आईडी वगैरह आ जाएगा। एन ईमेल एसएमएस इन्फॉर्मिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंट टू इन्वेस्टर। अभी तक कंप्लेन रजिस्टर हो गई क्या? नहीं, अभी आप रजिस्टर हुए हो। कंप्लेन रजिस्टर करने के पहले आपको खुद को रजिस्टर करना है। पोर्टल पे जाने का, क्लिक करने का, रजिस्टर नाउ ढूंढने का, खुद के डिटेल्स डालने के, रजिस्टर हो जाने का। ईमेल आईडी पासवर्ड आ चुका है। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको पहचानेगा, अरे ये कौन आया, देखो हम इसको जानते हैं। समझ में? अब यहां तक आप हो चुके हो। इसके बाद में क्या कर रहे हैं? अब हमने यहां पर रजिस्टर हो चुके हैं, अब वापस, अब कॉन्फिडेंस में जाने का, लॉग इन टू स्कोर्स एंड क्लिक ऑन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन। अब आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, बिकॉज अब आप खुद रजिस्टर हो चुके हो। बहुत बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद में सारे डिटेल्स एंटर कर दो विद रिस्पेक्ट टू योर कंप्लेन। एंटर डिटेल्स लाइक कॉज ऑफ इवेंट, डेट ऑफ ग्रीवेंस, एड्रेस ऑफ डायरेक्ट कंप्लेंट टू एंटिटी, आपने एंटिटी को कब अप्रोच किया, फर्स्ट टाइम एंटिटी से अप्रोच होने के बाद यहां पर आओगे ना आइडियली, वो सारी चीजें, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, ये सब कर दिया। अब अपनी पूरी दुखद गाथा लिख दो यहाँ पे, लेकिन 100 कैरेक्टर्स के अंदर लिखने की, ठीक है, ये लिमिट में। 1000, बाय बैड, 1000 कैरेक्टर्स के अंदर लिखने का, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम भावुक हो जाते हैं। भावुक होने का नहीं, यहाँ पे 1000 कैरेक्टर के अंदर अपनी पूरी कंप्लेन लिख देना। उसके बाद में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड कर दो। इट हैज टू बी अप टू 2 MB। और सुनो, फिर वहां पे अपलोड के छोड़ने, क्लिक करो क्या? ऐड पे, तभी तो वो ऐड होगा, राइट। उसके बाद में जो भी वहां पे कैप्चा की इमेज दिखती है, उस इमेज को एंटर कर दो। फिर भी रुकना नहीं, फिर क्लिक करने का सबमिट। और ये सब होने के बाद में आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है, आपको कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और ये भी आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जिससे आप कल को अपने कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हो। यही पढ़ाने के लिए जन्म हुआ था मेरा, कि एक दिन आऊंगा, बताऊंगा यहाँ क्लिक क्लिक सबमिट करो सारा।
चलो ध्यान से याद रखो। अब देखो, ये जब क्वेश्चन आता है तो हम आंसर नहीं कर पाते, तो केयरफुल रहने का सबसे पहले क्या है, प्रोसेस का ओवरव्यू समझो। ओवरव्यू ये है कि पहले खुद को रजिस्टर करना है, फिर कंप्लेन रजिस्टर करना है, राइट? ठीक है, तो खुद को रजिस्टर करने के लिए अपन गए हैं उसके पोर्टल के ऊपर, पोर्टल पे जाने के इन्वेस्टर कॉर्नर में रजिस्टर नाउ पे गए, अपने डिटेल्स डाले, देन वी आर गेटिंग आवर यूजर आईडी पासवर्ड ऑन द मेल। सब्सटेंशियली तो यही है ना। अब एक आधा पॉइंट मिस किया तो चलेगा कि सबमिट, क्लिक, ये सब स्किप हुआ तो चलता है, लेकिन सब्सटेंशियल प्रोसीजर कवर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में वापस अपन स्कोर्स के पोर्टल पे गए और अपन कंप्लेन रजिस्टर करने की कोशिश की। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में गए, नाउ वी आर पुटिंग इन ऑल द डिटेल्स, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द कंप्लेन विद इन 1000 कैरेक्टर्स, नाउ वी आर गिविंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप टू 2 MB। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब हो गया, देन कैप्चा इमेज डाली, सबमिट पे क्लिक किया, आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है। यू विल गेट अ कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कंप्लेन का प्रोसेस। ये होना चाहिए। एक आधा कंप्लेन ऐड मिस किया तो ये सब चलता है। चलिए, तो ये हो गया कंप्लेन फाइल करने का रजिस्टर, पूरा का पूरा प्रोसीजर। वेरी गुड। अब आती है हैंडलिंग कैसी होती है कंप्लेन। ये पूरा हमने अच्छे से पढ़ा था, समझना अच्छे से क्या होता है। जब भी आपकी कंप्लेन स्कोर्स में गई, आपने आज कंप्लेन फाइल की, स्कोर्स में गई, स्कोर्स आपसे पूछता है कि आप सीधा हमारे पास आए हो या फिर एक बार कंपनी के पास जाकर आए हो जिससे आपको कंप्लेन थी। अगर मान लीजिए हम कंपनी के पास जाकर आए, There once we have visited the company, कंपनी हमें हमारे इशू को सॉल्व नहीं कर रहा है और फिर हम आपके पास आए हैं, तो परफेक्ट है। तो आपका इमीडिएटली एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा और सेबी के साथ में आपकी कंप्लेन जाएगी और कंपनी को बोला जाएगा इनका एक्शन टेकन रिपोर्ट करो। परफेक्ट है, नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट मान लेते हैं कि आप डायरेक्टली स्कोर्स के पास आ गए, तो स्कोर्स आपकी कंप्लेन को भी रजिस्टर नहीं करेगा। स्कोर इस कंप्लेन को फॉरवर्ड करेगा टू द कंपनी। कंपनी को कितना समय मिलेगा? 30 डेज। 30 डेज मिलते हैं कंपनी को टू टेक एनी एक्शन टू वर्क ऑन इट। 30 डेज में अगर कंपनी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसके बाद जैसे ही 30 डेज खत्म हुए, 31st डे पे आपका कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और अब स्कोर्स के साथ में आपकी एप्लीकेशन आएगी कंपनी के पास। अब कंपनी का कितना समय होता है? कितना समय होता है? फर्दर 30 डेज, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन, राइट? तो उस समय के अंदर अब आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाना चाहिए, अदरवाइज पूरी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। यहां पर तो इतनी सी बात लिखी हुई है कि या तो आप स्कोर्स के पास आए हैं तब आप पहले कंपनी के पास जाकर आए होंगे, या फिर आप डायरेक्टली कंप्लेन लेकर सेबी स्कोर्स के पास आए। अगर आप स्कोर्स के पास आए तो स्कोर्स पहले आपको वापस एक बार कंपनी के पास भेजेगा और कंपनी ने अगर आपके इश्यू को सॉल्व नहीं किया तब आपका स्कोर्स के साथ कंप्लेन जाएगा, और अगर आप कंपनी के पास जाकर आए तो सीधा स्कोर्स के साथ आपका कंप्लेन चला जाएगा। दैट इज इट। इन्होंने इतनी बात, सारी पॉइंट में इतनी सी बात करी। इसके बाद में यहां पर आ जाता है हैंडलिंग ऑफ। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की इच्छा हो रही है, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये पढ़ते हैं फिर पीछे के टॉपिक्स देखेंगे। यहां पे बता रहे हैं टाइमलाइन कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले आपने जब भी कंप्लेन रजिस्टर की, कंप्लेन को बोल देते हैं टी। टी पे आपकी कंप्लेन आ गई। नाउ रिस्पॉन्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। अभी तक मुझे बताओ स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन आया है क्या? नहीं। आपने कंप्लेन दी, ये कंप्लेन गई कंपनी के पास, कंपनी को T+30 के अंदर इश्यू को रिजॉल्व करना है। अगर 1 जनवरी को आपने कंप्लेन की तो T+30 31 जनवरी तक कंपनी ने आपको रिप्लाई करना, आपका इश्यू रिजॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी इश्यू रिजॉल्व नहीं करती है, इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, अलर्ट टू लिस्टेड कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फॉर नॉन रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन। 31 डे पे, 30 दिनों में उन्होंने कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया, 31 डे पे सेबी उनको बोलेगा कि अब इनका कंप्लेन रजिस्टर हो रहा है अंडर स्कोर्स और अब आपको जवाब देना होगा T+31 पे। नाउ अगर उन्होंने T+60 समझ में आ रहा है? फर्स्ट कंप्लेन से 60 डेज, तो T पे फर्स्ट कंप्लेन हुई, उसके बाद में 30 डेज का उनको समय मिला कंपनी को। अभी तक स्कोर्स ने इंटरफेयर किया क्या? नहीं किया। जब 30 डेज में कंपनी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नेक्स्ट 30 डेज में स्कोर्स आपके साथ खड़ा है। अब वो बोल रहा है कि अब तो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो T+60 में तो किसी भी हालत में जवाब मिल जाना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट 30 थे उसमें योर एप्लीकेशन वाज अंडर स्कोर्स। यहां पर उसके पास में अपेक्षा थी कंपनी को कि कंपनी आपके इशू को रिजॉल्व करेगा और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा। मान लेते हैं कंपनी ने नहीं किया, तो T+61 पे नोटिस टू लिस्टेड कंपनी इंटीमेटिंग द फाइन कि अब आपने 30 डेज के अंदर स्कोर्स के अंतर्गत भी इशू को रिजॉल्व नहीं किया है, अब आप पे फाइन लगेगा ऑफ 1000 रुपीज पर डे पर कंप्लेन टू बी लेविड फॉर नॉन रिजॉल्विंग द कंप्लेन विद इन 60 डेज। अब यहां से चालू हो जाएगा। अब हमारी अपेक्षा होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, T+76 हो गया, देन नोटिस टू प्रमोटर फॉर नॉन रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन एंड नॉन पेमेंट ऑफ फाइन टू स्टॉक एक्सचेंज। कि T+76 मतलब आपके 60 डेज में नहीं किया, 15 डेज और आपको दिए हैं कि भाई साहब अभी तक कर नहीं रहे हो क्या, अब आपके पूरी की पूरी सिक्योरिटीज फ्रीज हो सकते हैं, आप फाइन पे कर दो। उन्होंने फिर भी फाइन पे नहीं किया 10 दिन और, तो उनकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी वो क्या हो जाएगी अब फ्रीज। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, मैंने पहले भी फोकस किया था इस पॉइंट पे, प्रमोटर ने जो शेयर्स ओन कर रखे हैं इस कंपनी में वो नहीं, प्रमोटर के सारे शेयर्स जितनी कंपनीज में उसने ओन कर रखे हैं सबके सब यहां पे हो जाएंगे फ्रीज T+86 पे। और इसके बाद में भी आप रिजॉल्व नहीं करते तो स्टॉक एक्सचेंज विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, सिंपल। और अगर
बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आपके अगेंस्ट पेंडिंग है या बहुत ज्यादा वैल्यू की कंप्लेंट्स पेंडिंग है, तो स्टॉक एक्सचेंज किसको इन्वॉल्व कर लेता है? सेबी को। तो यहाँ पे नंबर ऐसा दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक्सीड 20 और द वैल्यू इन्वॉल्व एक्सीड्स 10 लाख रुपीज, तो यहां पर स्टॉक एक्सचेंज कैन रिक्वेस्ट सेबी कि आप फोड़ो इनको, और सेबी आएगा और सेबी आपको फोड़ेगा। फोकस करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड समझना। यस, सबसे पहले जो पहले 30 डेज हैं, ये तो हम एकदम प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं ना, अभी तक स्कोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, अभी तक स्कोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। स्कोर्स का कहना है कि जब भी आपको कंप्लेन आया उसके 30 डेज के अंदर कंपनी शुड आंसर एंड रिजॉल्व इट अप। अगर कंपनी आंसर नहीं करती है तो यहां पर स्कोर्स इंटरफेयर करता है नेक्स्ट 30 डेज में। तो 99% केसेस में जो नेक्स्ट 30 डेज उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए स्कोर्स के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो जैसे 60 डेज हो गए कंप्लेन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अब स्कोर्स बोलता है रुक जाओ, अब आपका फाइन लगना चालू हो जाएगा 1000 रुपीज पर डे। अब 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे, ऐसे करके फाइन लग रहा है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उसके 15 दिन के बाद वापस आते हैं कि सुनो ना, क्या चल रहा है, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, 1000 रुपीज पर डे का फाइन तो लग रहा है। अगले 10 दिन में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो हम प्रमोटर के सारे शेयर्स को क्या कर लेंगे? फ्रीज। और अगर 10 दिन बाद भी उन्होंने नहीं किया तो सारे के सारे शेयर्स को क्या कर दिया जाता है? फ्रीज। आप समझो, कोई भी चीज करने के पहले उस चीज का नोटिस दिया जाएगा। तो यहां पर उनको क्या बोल रहे हैं? सॉल्व कर दो, नहीं तो 1000 पर डे की पेनल्टी स्टार्ट हो रही है, और यहां पे पेनल्टी 1000 पर डे की। यहां पे बोलते हैं कि सॉल्व कर दो, अदरवाइज प्रमोटर की सिक्योरिटीज को फ्रीज कर देंगे, और यहां पे भी सॉल्व नहीं करते तो यहां पे फ्रीज होते हैं। तो जो भी चीज की जाती है उसके पहले उसका नोटिस दिया जाता है। वापस एक बार पूरा प्रोसेस कह रहा हूं, 100% दिमाग में बैठा लो। कोई भी कंपनी डायरेक्टली स्कोर्स के कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकती जब तक वो पहले खुद, कोई भी व्यक्ति कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकता जब तक वो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करना है उनके पास नहीं गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर किसी लिस्टेड कंपनी या रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी है, हमारे एग्जांपल में लिस्टेड कंपनी लेता हूं, लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी है, तो वो पहले कंपनी के पास जाना चाहिए। अगर वो स्कोर्स के पास आ गया तो स्कोर्स भी उसको कंपनी के पास भेजेगा। फर्स्ट 30 डेज कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कंपनी सॉल्व नहीं करती है। नेक्स्ट 30 डेज अब आपका स्कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो गया, स्कोर्स के थ्रू एप्लीकेशन गई है, कंपनी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर इन 30 डेज में भी कंपनी सॉल्व नहीं करती तो कंपनी के ऊपर फाइन चालू हो जाता है 1000 रुपीज पर डे का। फिर हम देखते हैं फाइन लग रहा है फिर भी नहीं कर रहे, तो 15 डेज और देखते हैं। ये हो गया 30, उनको टाइम दिया था, नहीं किया। फिर 15 डेज और देखते हैं, यहाँ पे उनका फाइन तो लग रहा है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो हम जाकर उनको धमकी देते हैं कि फाइन तो ठीक है, अब प्रमोटर के सारे एसेट्स को फ्रीज कर देंगे। 10 डेज और देखते हैं, और 10 डेज में भी नहीं करते, प्रमोटर के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। और इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। 30 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है सब लोग यहाँ पे? चलिए, इसके बाद में छोटे मोटे टॉपिक्स देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग एरिया है। उसके बाद में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स है जो कि कंपल्सरीली स्कोर्स में अगर आपने की तो कंप्लेंट्स विल बी सीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी है जो अगर आपने स्कोर्स में फाइल की है तो भी वो कंप्लेंट देखी जाती है बाय स्टॉक एक्सचेंज। ये दो टाइप की कंप्लेंट्स हैं। अगर आपको शेयर्स नहीं मिले हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है, आपके कायदे का पैसा नहीं मिला है। शेयर्स नहीं मिले कब? हमने पब्लिक इशू में अप्लाई किया था, हमको शेयर्स ही नहीं मिले। हमने राइट इशू में अप्लाई किया था, हमें शेयर्स ही नहीं मिले। बोनस इशू के हमें शेयर्स ही नहीं मिले। तो कोई भी जगह जहां पे आपको शेयर्स मिलने चाहिए थे, आपको शेयर्स नहीं मिले। आपने डुप्लीकेट शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपको शेयर्स ही नहीं मिले। तो जहां पे कायदे से शेयर मिलने चाहिए थे, आपको नहीं मिले, आप अप्लाई करेंगे। दीस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स विल बी चेक बाय स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, आपको कहीं पे पैसा मिलना चाहिए था, पैसा नहीं मिला। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, आपको नहीं मिला। कंपनी ने किसी भी प्रकार का पैसा दिया था, इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, आपको नहीं मिला। ये इंटरेस्ट आपको लेट मिला, तो उस लेट इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला। अरे वाह, सुना मेरी बात को? ये लेट इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, तो भी आप यहां पर आ सकते हैं। आपने अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, अगर आपको या तो अलॉटमेंट दो या फिर रिफंड दो, रिफंड आपको टाइम पे नहीं मिला, उस रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो भी आपको नहीं मिला, तो यहां पर आ सकते हो। तो किसी भी प्रकार का जो पैसा आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, उस पे जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिला, तो आप यहां पर आ सकते हैं। वो कंप्लेंट्स देखी जाएगी स्पेसिफिकली बाय स्टॉक एक्सचेंज। यू हैव टू फाइल इट टू स्कोर्स ओनली, फिर स्कोर्स विल आस्क स्टॉक एक्सचेंज टू लुक आफ्टर दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। वंडरफुल। इसके बाद में आता है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे हैंडल करेगा। एग्जैक्टली सेम, कुछ भी नया नहीं है। जो हमने 30-30 का रूल पढ़ा वही का वही यहां पे चलेगा। उसके बाद में यहां पे बात की उन्होंने फाइन की कि फाइन कितना लगेगा? 1000 पर डे पर कंप्लेंट। तो एक कंपनी के केस अगर 4 कंप्लेंट चल रही है तो 1000 पर डे पर कंप्लेंट का उनके ऊपर फाइन लगता रहेगा। वंडरफुल। उसके बाद में ये टाइमलाइन हमने पढ़ा। उसके बाद में आता है कि कब ऐसा बोला जाएगा कि केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है। पहला, अगर सेटिस्फैक्टरी एटीआर आ गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या हमने कंप्लेन फाइल किया था और सामने वाली पार्टी ने कहती है कि हाँ एक इसका प्रॉपर आंसर आ चुका है, द कंप्लेनेंट इज वेरी सेटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट, तो वहां पे कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ मानेंगे। सेकंड, इन्वेस्टर डिटेल ही नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर ने शुरुआत में दिया बाद में डिटेल देना बंद कर देता है, तो हम उस कंप्लेन को भी कह देते हैं कंप्लेन हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ,
नॉट इंटरेस्टेड। एंड लास्ट, इफ द केस इज पेंडिंग इन कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये मैंने अच्छे से समझाया था कि जब फाइल किया तब कोई केस पेंडिंग नहीं था, हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद में ये लोग कोर्ट में भी चले गए। तो अगर सेम टाइप का केस कोर्ट में भी चल रहा है और स्कोर्स में भी चल रहा है, तो स्कोर्स उसको अपने यहाँ से हटा देगा, बोल देगा हमारी तरफ से डिस्पोज्ड है, कोर्ट में फाइनल इसका हियरिंग लो। तो ये 3 केसेस यहां पर है कि इस केस में ऐसा माना जाएगा कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। बट सही तरीके से डिस्पोज तो फर्स्ट केस में ही हो रही है ना, इन 3 में से, कि हाँ सेटिस्फैक्टरी, हमारा सेटिस्फैक्टरी एटीआर आ गया, एक्शन टेकन रिप्लाई, ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और उसके बाद में 2 और केसेस आ गए कि इन्वेस्टर अगर हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा और केस पेंडिंग किसी और कोर्ट में, तो इन केसेस में भी केस को डिस्पोज ऑफ माना जाएगा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में सेबी कब व्हेन कैन सेबी टेक एक्शन फॉर नॉन रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, कि सेबी कब एक्शन ले सकता है। हमने पूरा जो टाइम पीरियड पढ़ा वही सारा टाइम पीरियड, कि आप मान लीजिए हमारा 30 डेज, उसके बाद में आपका पेनल्टी 1000 पर डे आ जाता है, फिर आप उसके प्रमोटर के जो असेट्स हैं उनको फ्रीज कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा है 30 + 30 + 15 + 10। फर्स्ट 30 एकदम हल्लू, सेकंड 30 में स्कोर्स आ चुका है, नेक्स्ट 15 में फाइन चालू हो चुका है, नेक्स्ट 10 में नहीं किया तो फ्रीज होने वाला है। ये पूरी पावर है सेबी के पास में। व्हेन कैन अ केस बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक बड़ी बात तो नहीं बोली, बट उन्होंने कहा कभी भी अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सुनना, डिस्प्यूट किसके बीच में है, क्लाइंट वर्सेस मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लाइंट वर्सेस मेंबर ऑफ डिपॉजिटरी। Whenever there is a dispute between a client and a member of stock exchange and a client or a client with a member of depository, इन circumstances में आप जा सकते हैं आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन क्या करता है आगे मैं बताऊंगा, एज ओम्बड्समैन ऑल्सो। बट आर्बिट्रेटर क्या करेगा, पहले गुलू गुलू करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो अच्छे से, प्यार मोहब्बत से दोनों लोग मान लो, और नहीं मानोगे तो वो भी एडजुडिकेट कर सकता है। आर्बिट्रेटर के ऑर्डर को भी कहा जाता है क्या, अवार्ड। जैसे ओम्बड्समैन के ऑर्डर को कहा जाता है अवार्ड, आर्बिट्रेटर के अवार्ड को भी कहा जाता है, ऑर्डर को कहा जाता है अवार्ड। यहां तक सब एकदम टाइम पास चल रहा है, अच्छे से हो चुका है, जो पॉसिबल क्वेश्चन हमने समझ लिए। फिर क्या कर लिए ये लोग जो पहले आप ऑनलाइन कर सकते थे, अब आप वो सब कर सकते हो स्कोर्स की ऐप पे। कुछ कीवर्ड्स देखे हमने, बाकी सब सेम है, ऑनलाइन, 24/7, एनी टाइम, एनीवेयर, ये सब तो सेम था। कुछ एडिशनल चीजें हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट, एट द कन्वीनियंस ऑफ योर स्मार्टफोन। पहले आप लोग जब बोलते थे ना एनी टाइम एनीवेयर, तो हम मानते थे, बट देखो सही मायनों में वो एनी टाइम एनीवेयर नहीं था। कहां कहां लेके जाऊंगा मैं मेरा लैपटॉप, तो एनी टाइम एनीवेयर तो तब हुआ है जब वहां पर क्या आया है, स्मार्टफोन। अब मत पूछो कि मैं कहां कहां लेके जाऊंगा, इधर आओ। तो एनी टाइम एनीवेयर एट द कन्वीनियंस ऑफ योर स्मार्टफोन, ये एक की पॉइंट आया। उसके बाद में की पॉइंट आया दैट की रिमाइंडर सेट कर सकते हो। जब ऑनलाइन वाला वर्जन था उसमें रिमाइंडर का फीचर नहीं था, जब ऐप वाला फीचर है इसमें रिमाइंडर का फीचर आ गया। बिकॉज होता क्या है, हम किसी से नाराज हैं, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम नाराज हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने कंप्लेन अगर फाइल कर दी है तो 30 डेज का हम रिमाइंडर लगा सकते हैं कि 30 डेज बाद याद आएगा कि अरे भाई उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है या नहीं आई। तो वी कैन इवन सेट अप रिमाइंडर्स हियर। और उसके बाद में नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि वी कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट हुम, वी कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। यहां पर एक और वर्ड देखने को मिला, लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी एज वेल एज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। और ये जो ऐप है एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चलता है। वो बस यही देखने के लिए जीवन में जी रहा था मैं। चलिए what have we done? We are done with the first part of this chapter. The entire chapter is a super easy chapter. चैप्टर के 3 पार्ट डिवाइड किए, स्कोर्स को लेके जितना मैं पढ़ा सकता था पढ़ा दिया, खत्म हो गया स्कोर्स। उसके बाद में एक बोरिंग से टॉपिक है ओम्बड्समैन रेगुलेशन, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे क्या, इनफॉर्मल स्कीम। इनफॉर्मल स्कीम 2003 को पहले पढ़ते हैं, फिर एंड में आएंगे ओम्बड्समैन रेगुलेशन के ऊपर। इनफॉर्मल स्कीम बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको, सेबी इनफॉर्मल स्कीम 2003, अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये क्या लेकर आए, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सेबी से, तो वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है सेबी के डिपार्टमेंट से अंडर इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। यहां पे 2 तरह के आपके लेटर्स आ सकते हैं, वन इज इंटरप्रेटिव लेटर एंड सेकंड इज नो एक्शन लेटर। इंटरप्रेटिव लेटर में आप किसी भी प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी, किसी भी प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग, किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं। नो एक्शन लेटर के अंदर आप ये कहते हैं कि हमारा ये केस है, आप हमें इसके अंदर बताइए कि क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या प्रोविजन है, एंड यू विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस। लेकिन आप हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। मतलब पता चला कि हमने केस बताया, इसमें हमारी कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी बैठती है, तो आप सीधे ये नहीं आ जाएंगे आके पेनल्टी दो, राइट। सो 2 तरह के लेटर हो सकते हैं, इंटरप्रेटिव लेटर्स एंड नो एक्शन लेटर। इंटरप्रेटिव लेटर मतलब वी आर जस्ट आस्किंग फॉर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रोविजन। नो एक्शन लेटर के अंदर वी आर गिविंग यू अ केस सिनेरियो, केस सिनेरियो दोनों में दे सकते हैं वैसे, वी आर गिविंग यू अ केस सिनेरियो ऑफ आवर कंपनी एंड वी आर आस्किंग यू कि हमारा इस प्रोविजन पे कैसी एप्लीकेबिलिटी होगी। सो व्हेनेवर वी हैव एनी क्वेश्चन, देखो दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है,
एक्ट, रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन, सर्कुलर, अदर लीगल प्रोविजन, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन, सर्कुलर, अदर लीगल प्रोविजन। तो बात वही है, व्हेन यू वांट अ इंटरप्रिटेशन, when you want an interpretation of any provision of the act, rule, regulation or any other legal provision, you go for interpretive letter. But where you want to know that the department should not recommend any action, क्या आप पूछने आए हो तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन रिकमेंड ना कर दे, दैट टाइम यू गो फॉर नो एक्शन लेटर। नो एक्शन लेटर में भी यू आर आस्किंग फॉर इंटरप्रिटेशन ओनली प्रैक्टिकली, बट यू स्पेसिफिकली वांट दैट द डिपार्टमेंट शुड नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट यू, दैट इज नो एक्शन लेटर। और इंटरप्रेटिव लेटर में यू आर आस्किंग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, एनी अदर प्रोविजन। सुना मेरी बात को, सुना मेरी बात को अच्छे से। सैटरडे को आपका लेक्चर चल रहा है मयूर सर का। मयूर सर एकदम गुस्से में, मयूर सर ने कह दिया कि कल ये आंसर 10 बार लिखे हुए आने चाहिए, अगर कल ये आंसर 10 बार लिखे हुए नहीं आए ना तो फिर मैं 100 बार लिखवाऊंगा। सुनना मेरी बात को अच्छे से। अगले दिन लेक्चर था हमारा, ठीक है, यहाँ पर था, अब आ गए। अब एक लड़का आया मेरे पास, पूछता है कि सर सुनो ना, मयूर सर ने सैटरडे को बोला कि 10 बार क्वेश्चन लिख कर आने, तो वो 10 बार लिख कर आने मतलब मंडे है उसका मतलब है, या संडे को आज लिख कर आने थे, क्योंकि मैं तो लिख के नहीं आया हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ के, मयूर सर ये लिख के नहीं आया है। सुनना 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 सुनना, वो मेरे पास किसके लिए आया था? वो मेरे पास आया था सिर्फ मात्र केवल एक इंटरप्रिटेशन के सैटरडे का टुमारो तो मतलब मंडे होना चाहिए ना सर। और वो मुझसे पूछने के लिए आया और मैंने उसका हाथ पकड़ के बोल दिया कि सर ये तो आज लिख के नहीं आया है। ये ना हो जाए किसी के साथ, इसके लिए कंसेप्ट लेकर आए नो एक्शन लेटर का, कि लोग आए हैं सेबी के डिपार्टमेंट के पास पूछने के लिए कि सर हमारी कंपनी में ऐसा 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 पॉलिसी, कोई प्रोविजन वायलेट तो नहीं हो रहा है, और सीधा सेबी बोल रहा है कि 2000 का फाइन, 2 लाख का फाइन, 25 लाख का फाइन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, इसके लिए कंसेप्ट लेकर आए नो एक्शन लेटर। बट सुनना सुनना, इसका गलत इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है। मैंने उसको बोला कि सुन भाई, आज ही लिख के लाना था, अब तो लिखा टुमारो मींस क्या, तो हमेशा ऐसा संडे मंडे के आज लेक्चर है, अगर लेक्चर नहीं होता तो टुमारो वुड हैव मेंट मंडे, बट आज लेक्चर है ना तो आज ही लिख के आना था, जाके बैठ जा क्लास में। अब सुनना, उसने मुझे कहा कि सर सुनो ना, आप बताओगे तो नहीं ना? मैंने कहा नहीं बताऊंगा, जाके बैठ जा। वो जाके बैठ गया। अब मयूर सर क्लास में है, मयूर सर ने क्लास में आके रैंडम चेकिंग की, चेकिंग में पकड़ लिया उसको। अब मयूर सर उसको पीट रहे हैं। वो ऐसा बोल सकता है क्या, मैंने शुभम सर से पूछा था, उन्होंने कहा था नहीं बताओगे आप एक्शन नहीं लोगे मेरे अगेंस्ट? बोल सकता है क्या वो? नहीं बोल सकता। नो एक्शन लेटर में किस चीज की गारंटी है? बस इस चीज की गारंटी है कि आपने डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन मांगी है, इस कारण से आपके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट नहीं किया जाएगा। पर अगर सेबी आपको सेपरेटली पकड़ लेती है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसका गलत इंटरप्रिटेशन क्या समझ लेते हैं कि हमने नो एक्शन लेटर में कोई चीज कर ली तो अब हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। अरे लिया जा सकता है। द पॉइंट इज जस्ट कि आपने जब डिपार्टमेंट से पूछा है, डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन आगे सेबी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा। लेकिन अगर सेबी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसने आपको आइसोलेटेड तरीके से पकड़ लिया तो आपके ऊपर फाइन तो लगेगा ही सही। मैं जो कह रहा हूं वो कन्वे हो रहा है ना। No action letter does not guarantee that no action will be taken against you. It does not guarantee that. But it guarantees that because you have asked for a no action letter, an action will not be initiated against you. क्योंकि आप पूछने आए हो तो हम आपका हाथ पकड़ के उठाने देंगे कि इससे फाइन लो, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन कल को अगर सेबी ने आइसोलेटेड तरीके से आपको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नो एक्शन लेटर। इट डज नॉट मीन कि आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन आप इस लेटर को भेजा, इस कारण से आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो दो तरह से आप पूछ सकते हैं, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रेटिव लेटर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, कौन लोग हैं जो ये दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? वन इज एन इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद सेबी, कोई भी इंटरमीडिएट कर सकती है। सेकंड, एनी लिस्टेड कंपनी, कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी लिस्टेड कंपनी। थर्ड, एनी कंपनी विच इंटेंड टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड हैज फाइल्ड ईदर लिस्टिंग एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज और ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी। कोई भी कंपनी which is proposed to be listed. So any company which intends to get its securities listed and they have either filed their draft of a document with SEBI or listing application with stock exchange. ऐसी कंपनी भी चाहे तो यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी और एनी अक्वायरर और प्रोस्पेक्टिव अक्वायरर अंडर टेक ओवर कोड। 5 लोग। रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी, ये तो इजी है। Any company proposed to be listed, उसे कैसे लिखा है इन्होंने? Any company which intends to get their securities listed and they have either filed their draft of a document with SEBI or they have filed their listing application with stock exchange. ठीक है। उसके बाद में acquirer, prospective acquirer under takeover code. ओके, एक पॉइंट रह गया हमारा, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 5 लोग हैं जो इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। ये 5 लोग आते हैं, 2 टाइप की होती है, और उसके बाद में जनरल बातें लिख रखी है कि अगर कभी भी आते हैं तो विद इन 60 डेज दे विल ट्राई एंड रिप्लाई योर क्वेरी, की जो भी क्वेरी है दे विल ट्राई एंड रिप्लाई इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 60 डेज। और जो भी उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स वगैरह वो इंटरव्यू वगैरह भी कर सकते हैं
और ये सारी चीजें वैसे कॉन्फिडेंशियल रहती है जनरली। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज वाला पॉइंट याद है ना। सबसे पहले रुको, लेट्स कीप इट सिंपल। इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर हमने क्या पढ़ा, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सवाल पूछना तो पूछ सकता है अंडर टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, नो एक्शन लेटर। द सेकंड कैटेगरी इज इंटरप्रेटिव लेटर। इंटरप्रेटिव लेटर में यू आर आस्किंग फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, एक्ट, रेगुलेशन, सर्कुलर। नो एक्शन लेटर में यू डोंट वांट एनी एक्शन टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ, प्रोविजन और सर्कुलर। आई विल ऑल विथ मी, ठीक है। आप जब भी कोई सवाल पूछेंगे सेबी हैज टू ट्राई एंड रिप्लाई इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 60 डेज। यहां पे हमने बहुत खास चीज पढ़ी थी, बने रहना बने रहना बने रहना एकदम। यहां पे हमने दो चीजें ऐसी पढ़ी थी। पहली चीज कि सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर भी कुछ चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। किन चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो कि कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, पूरी फैक्चुअल सिचुएशन को बताती नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कभी कभी ऐसा होता है, राइट, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा। आप एकदम कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं सेबी का। नेक्स्ट, जहां का आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नो डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट। यू नीड टू हैव एन इंटरेस्ट। यू कैन नॉट आस्क सिंपली कि ये अंबानी के अंदर ऐसा होगा तो क्या होगा। नो, यू नीड टू हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं आ सकती, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं आ सकती है जहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, नो डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट, वहां पे नहीं जा सकते। where the applicable legal provision are not cited, you have to clearly cite the provision। आप किसी चीज का अगर इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं तो आपको बताना तो होगा ना कि इस चीज का इंटरप्रिटेशन, तो आपको प्रोविजन साइट करना कंपलसरी है। आप सीधे से एक फैक्चुअल सिचुएशन नहीं दे सकते कि इसका बताओ, यू हैव टू गिव द प्रोविजन एज वेल। उसके बाद में अगर नो एक्शन लेटर, इंटरप्रेटिव लेटर हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय the department on substantially similar question or facts, कि similar question facts का आंसर हम दे चुके हैं, वेबसाइट पे ऑलरेडी है, तो हम सेम क्वेश्चन का आंसर वापस नहीं देंगे, रिपीटेड इन नेचर। जिनके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके अगेंस्ट भी हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटिव लेटर या फिर नो एक्शन लेटर नहीं लेंगे, या फिर कोई भी कनेक्टेड है विद कनेक्टेड इश्यूज आर पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो वहां पे भी नहीं लेंगे। एंड अगर कोई भी पॉलिसी कंसर्न है जहां पे डिपार्टमेंट क्लियरली बोलता है कि वो जवाब नहीं देगा, वहां पे भी नहीं लेंगे। सुन अच्छे से, कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी कंप्लेंट्स नहीं, 8 ऐसे इश्यूज हैं जिस केस में इंटरप्रेटिव लेटर्स या फिर नो एक्शन लेटर इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। एकदम आराम से समझते हैं। 1 2 3, ये 4 पॉइंट थोड़े एक जैसे लगते हैं हमको। ये हो गया कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लीगल प्रोविजन नहीं दिया है आपने, या फिर आप एकदम ही हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो। कंप्लीट नहीं है, एकदम हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं आप, लीगल प्रोविजन ही आपने साइट नहीं किया है, या फिर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन 4 केसेस के अंदर रिप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 पे ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए ऑलरेडी उस इश्यू पे उन्होंने आंसर किया हुआ है। सेकंड, केसेस जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है, तो अब सेबी जब आपको फोड़ रहा है तो आप किसी और से आके क्या पूछ रहे हो, इंटरप्रिटेशन। थर्ड, जहां पे दोस केसेस वेयर कनेक्टेड इश्यूज आर पेंडिंग बिफोर एनी ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कनेक्टेड इश्यूज पेंडिंग है। एंड लास्ट, पॉलिसी कंसर्न के कारण डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये 3 वापस रिलेटेड है। पहले 4 कनेक्टेड लग रहे हैं, ये 3 रिलेटेड है। इसमें देखो ना कहीं आपका या तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, या रिलेटेड इशू कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर पहले इस इशू पे हम आंसर कर चुके हैं। रिपीटेशन हो रहा है, टाइम वेस्ट ना हो सेबी का, इस कारण से वो लोग इन तीनों में आंसर नहीं कर रहे हैं कि या तो हमने ऑलरेडी इस इशू पे आंसर कर दिया है, या फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप क्या इंक्वायरी पूछ रहे हो, या फिर तीसरा केस क्या आया, दैट जहां पे कनेक्टेड इशू ट्रिब्यूनल में अभी पेंडिंग है। तो इन 3 केसेस में भी आप इनफॉर्मल गाइडेंस के अंदर नहीं आ सकते। तो इन कंफर्टेबली रिमेंबर 4 + 3 + 2। पहले 4 केसेस क्या है, इनकम्प्लीट है, हाइपोथेटिकल है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर लीगल प्रोविजन आपने साइट नहीं किया। तो एक्चुअली इनकम्प्लीट है, और यहां है ये बहुत सिमिलर है, बट ऊपर वाले में इनकम्प्लीट मतलब आपकी कंप्लेंट इनकम्प्लीट है, आपने फैक्ट्स पूरे नहीं बताए। और 4th पॉइंट में कह रहे हैं आपने लीगल प्रोविजन नहीं बताया। तो इनकम्प्लीट 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, प्रॉक्सिमेट इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, तो नहीं लाने देंगे। सेम इश्यू पे हम आंसर कर चुके हैं, नहीं आंसर करेंगे। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, हम आंसर नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल में सिमिलर रिलेटेड कनेक्टेड केसेस हैं, हम आंसर नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बना रखी कि इन इश्यूज पे हम आंसर नहीं करते, हम आंसर नहीं करेंगे। इन 8 केसेस के अंदर इनफॉर्मल गाइडेंस के अंदर आप नहीं जा सकते। संभालो अपने आपको। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, सुनना बहुत अच्छा कंसेप्ट है। भी कुछ केसेस में हमने पढ़ा था 100% फोकस, ये भी आपको एक बार समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा इतना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट,
कुछ लोग ये कह सकते हैं दैट वी वांट टू नो दिस इंफॉर्मेशन बट वी वांट आवर इंफॉर्मेशन टू बी कॉन्फिडेंशियल, वी डू नॉट वांट यू टू बी पब्लिकली एक्सपोजिंग इट। नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर होता है तो उसको पब्लिक वेबसाइट पर दे दिया जाता है। लास्ट पॉइंट यही है कि सेबी कोई भी इंटरप्रेटिव लेटर का आंसर करती है या फिर सेबी कोई भी नो एक्शन लेटर का भी आंसर करती है तो सेबी उसको अपने वेबसाइट पर लगा देती है। नो एक्शन लेटर में बस आपका नाम नहीं लगाती है, बाकी ये सारी चीजें लगा दी जाती है। कोई व्यक्ति मांग सकता है कि सर मैं जो इंटरप्रिटेशन मांग रहा हूं अगर आपने पब्लिसाइज कर दिया मेरे नाम के साथ में तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो एप्लीकेशन दे सकता है ऑफ अ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट along with the request of a interpretive letter or a no action letter। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट आप मांग सकते हैं, आप ये मांग सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। आप 90 डेज से ज्यादा तो मांग ही नहीं सकते, मैक्सिमम आप 90 डेज के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट मांग सकते हैं कि 90 डेज के लिए मत डिस्प्ले करो, उसके बाद में डिस्प्ले कर देना। इट इज ऑन सेबी टू ग्रांट और नॉट। मान लीजिए सेबी ने आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया तो यू हैव अ चॉइस टू डू व्हाट, विथड्रॉ द केस। तो आप केस को विथड्रॉ कर सकते हैं, यू विल गेट योर फीस बैक। उन्होंने आपकी कॉन्फिडेंशियल रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया सो देयर आफ्टर यू कैन गो हेड विद इट। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा लेकिन आपका जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा वहां पे आपका नाम डिस्प्ले नहीं होगा, पब्लिसाइज नहीं करेंगे, आपके रिक्वेस्ट को आंसर जरूर मिलेगा। और ये गधों याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट प्लेस की है अलॉन्ग विद नॉर्मल रिक्वेस्ट, दो केस कि भैया नॉर्मल रिक्वेस्ट तो देंगे लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, या फिर नॉर्मल रिक्वेस्ट भी हो गई है आपको आंसर भी करेंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है तो मस्ती हो गया, आपको आंसर मिलेगा लेकिन ये पब्लिक नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है देन यू हैव टू डिसाइड, आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो बात ही खत्म, आपको आंसर भी नहीं मिलेगा और पब्लिक भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, आपको आंसर तो मिलेगा लेकिन ये आंसर कैसा हो जाएगा, पब्लिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो और चार्ट बना के कॉम्प्लिकेट करते हैं, सो इजी टू अंडरस्टैंड। चल, ये सारी चीजें यहां पर होती है। फिर इसके अंदर दो तीन चीजें ऐसी लिखी बहुत, अरे मतलब मजा ही आ जाता है। इधर इधर उधर उधर, यस 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 यस, ये दो पॉइंट इतने जबरदस्त दो पॉइंट हैं, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये लास्ट पॉइंट तो इजी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली है मिस रिप्रेजेंटेशन करके तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, आपने झूठ बोल के फॉल्स इंफॉर्मेशन देके इंफॉर्मेशन ली उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये दो पॉइंट बहुत खास हैं, समझना। अ नो एक्शन लेटर और एन इंटरप्रेटिव लेटर इश्यूड बाय डिपार्टमेंट constitutes the view of the department। आपने कोई भी चीज पूछी है, this is just the view of the department but will not be binding on SEBI। आज आपने इंटरप्रेटिव लेटर के अंदर एक इंटरप्रिटेशन मांगा, उन्होंने कह दिया कि आपका कोई वायलेशन नहीं होता है, आप मस्ती से बैठे हो सकता है कुछ समय बाद सेबी आपको पकड़ के फोड़ दे के वायलेशन है। डिपार्टमेंट से आप कोई आंसर लेंगे, ये सेबी के ऊपर मान्य नहीं है, ये सेबी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। सेबी इज नॉट बाउंड बाय एनी व्यू गिवन बाय द डिपार्टमेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने बोला कि बट दो सेबी में जनरली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच अ लेटर। आप ऐसी चिंता मत करो, जनरली सेबी वही करेगा जो इस लेटर में लिखा है, लेकिन सेबी इज नॉट बाउंड। सेबी का मन होता है तो वो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू ले सकता है। बात सबको समझ में आ रही है? तो आपने डिपार्टमेंट से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा, सेबी कैन टेक अ कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू लेटर, तो आपको कभी भी डिपार्टमेंट का आंसर 100% अश्योरिटी नहीं देता है। Next point, the letter issued by department under this scheme should not be considered as a conclusive decision or determination of any question of law or fact by SEBI। आप उसको conclusive नहीं मान सकते। SEBI का जो order होगा वो conclusive होगा। ये आपको एक prima facie बस idea दे देता है। Are you all with me? And this is all about the informal guidance scheme 2003। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। informal guidance scheme के बारे में दो लेटर हो सकते हैं, दो तरीके से आप ले सकते हो। ये 5 लोग हैं जो informal guidance scheme के अंदर ले सकते हैं। आपने अगर informal guidance scheme के अंदर कभी भी एप्लीकेशन दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा within 60 days, within 60 days। उसके बाद में आगे जाके हम यहां पर आते हैं कि इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम आप कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट भी मांग सकते हो, आप चाहो तो। वो अगर आपको देते हैं नहीं देते हैं डिपेंड करता है, फिर आपके पास विड्रॉ करने का चॉइस रहता है, फीस रिफंड हो जाती है। फिर हमने ऊपर कुछ केसेस के अंदर पढ़ा कि इन केसेस के अंदर इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें हमने पढ़े पहले 4 केसेस, इनकम्प्लीट है, हाइपोथेटिकल है, लीगल इशू आपने नहीं बताया है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है आपका। फिर हो गया कि आपने जो इशू मांगा है वो पहले से उन्होंने आंसर कर रखा है, या फिर इससे कनेक्टेड केसेस अभी पेंडिंग है, या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, या फिर डिपार्टमेंट के पॉलिसी डिसीजन के कारण वो आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर इस ग्राउंड पे आपका कभी भी रिजेक्ट होता है तो आपको आपकी फीस रिफंड मिल जाती है आफ्टर डिडक्टिंग हाउ मच, 5,000 रुपीज टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग चार्ज। तो अगर आपने 50,000 की फीस डिपॉजिट की है बट उन्होंने कहते हैं कि इन इश्यूज को तो हम आंसर ही नहीं करते, तो आपको 45,000 वापस मिल जाएंगे, 5,000 का एडमिन कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं। यहां तक हम आ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं स्कोर्स को, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट का इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003 को।
एक बीच का जो पार्ट बचता है दैट इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट वी रीड इट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड दैट इज ओम्बड्समैन. एकदम गरीब. SEBI Ombudsman Regulation 2003. I repeat again as I said in the beginning, ये कंसेप्ट था, इसी के कारण आज की तारीख में स्कोर्स बना है. तो स्कोर्स इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओम्बड्समैन. इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ओम्बड्समैन क्या करता है. ओम्बड्समैन के पावर्स एंड फंक्शन. ओम्बड्समैन रिसीव्स द कंप्लेंट्स, कंसिडर्स द कंप्लेंट्स, देयरआफ्टर अप्रूव्स एन एमिकेबल सॉल्यूशन. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने वो कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की कि एमिकेबली, अरे गुलू गुलू मान जाओ मान जाओ मान जाओ. वो कोशिश करता है कि एमिकेबल सेटलमेंट पे आ जाओ. अगर नहीं आते हो तो फिर वो करता है एडजुडिकेट. तो सिंपल हो गया, रिसीव्स, कंसिडर्स, अप्रूव्स एमिकेबल सेटलमेंट, और नहीं हो रहा है तो एडजुडिकेट. ये पावर्स एंड फंक्शंस है. बी पॉइंट, सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. बी हाँ, प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है एकदम, कि कोई भी कंप्लेन अगर फाइल की आपने, ठीक है, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं किसके पास, अपने जुरिस्डिक्शन वाले ओम्बड्समैन के पास. अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी किसी के भी के पास, तो आप अपने जुरिस्डिक्शन वाले ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि अपने यहाँ पे जुरिस्डिक्शन में ओम्बड्समैन कौन है, या फिर कोई ओम्बड्समैन नहीं है, तो आप ओम्बड्समैन के जो हेड ऑफिस है वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. दे विल फॉरवर्ड द कंप्लेन टू योर रिस्पेक्टिव ओम्बड्समैन. यहां तक आ गया. इसके बाद में आप जब भी कंप्लेन फाइल करेंगे, इट हैज टू बी इन राइटिंग, in specified form accompanied with documents. In writing, specified form with supporting documents. और ombudsman क्या कर सकता है, ombudsman can dismiss the complaint on the specified grounds or if it is frivolous. ये प्रोसेस से खत्म हो गया. आप कंप्लेन दोगे अपने ओम्बड्समैन के पास, आपको पता ही नहीं अपने एरिया का ओम्बड्समैन कौन है, तो हेड ऑफिस में दे दो, वो आपके रिस्पेक्टिव ओम्बड्समैन में भेज देंगे. आपकी कंप्लेन राइटिंग में होनी चाहिए, स्पेसिफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होनी चाहिए. ओम्बड्समैन या तो उसको एंटरटेन करके कंसीडर करेगा, एमिकेबल सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा, एडजुडिकेट करके, या फिर चाहे तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है. लाइफ इज वेरी इजी अप टिल हियर आल्सो. ए बी सी, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. ओम्बड्समैन के पास पावर है कि वो कभी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप दो. अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो वो ओपिनियन कैसा बनाएगा, अनफेवरेबल ओपिनियन बना सकता है. जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी है, ही हैज द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन उसको रीजनेबली लगता है बताना पड़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को बता सकता है. 4 पॉइंट, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. ओम्बड्समैन हैज द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. इफ यू डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन, देन ओम्बड्समैन विल फॉर्म अ अनफेवरेबल ओपिनियन. ही विल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियली केप्ट, बट इफ रीजनेबली रिक्वायर्ड ही विल इन्फॉर्म सर्टेन थिंग्स टू द अदर पार्टी. ये हो गया कॉल, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. फिर डी आ गया इजी, सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. वो पहले गुलू गुलू करने की कोशिश करेगा, पहले कोशिश करेगा कि सेटलमेंट हो जाए कैसा, ओम्बड्समैन. ये ओ जो इतना प्यारा सा है, ये है ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन विल मेक एंडेवर टू प्रमोट अ सेटलमेंट. उसकी इच्छा क्या है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, एक म्यूचुअल डिस्कशन से सेटलमेंट कर लो. तो सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कोशिश करेंगे. अगर नहीं होता है, ही विल गिव एन अवार्ड. अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेटलमेंट नहीं होता है, देन ही विल एडजुडिकेट द इशू, ही विल गिव एन अवार्ड. फोकस हियर. नो एमिकेबल सेटलमेंट विद इन 1 मंथ. कंप्लेन आई है, उसके 1 महीने में अगर कोई भी एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हुआ, तो फिर ओम्बड्समैन क्या कर देगा, ओम्बड्समैन देन पास एन अवार्ड विद इन 3 मंथ्स. विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट ओनली. मतलब नेक्स्ट 2 मंथ समझ लो. वापस बोल रहा हूं, आज कंप्लेन आई है, उसके 1 महीने में एमिकेबल सेटलमेंट की कोशिश नहीं होता है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर वो अवार्ड पास कर देगा. मतलब विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन अवार्ड पास कर देगा, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यहां पे अगर इसके अवार्ड में कोई भी क्लरिकल एरर है, तो वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लोग मांग सकते हैं कि चेंज कर दो, और होगा तो वो नेक्स्ट 15 डेज में चेंज कर देगा. एकदम सिंपल. लास्ट के 15 रेलेवेंट नहीं है. सिंपल कि जब कंप्लेन आई है 1 मंथ तक एमिकेबल सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी, नहीं होता है तो कंप्लेन से 3 मंथ के अंदर तो उसको अवार्ड पास करना ही है. लाइफ इजी है. ई के बाद एफ, अवार्ड फाइनल होता है. एक बार अवार्ड इसने पास कर दिया तो ये मत सोचना अरे ये तो वो है ना जो बोल रहा था दोनों मानो मानो मानो. अवार्ड के अंदर अगर कंसेंट नहीं भी हुआ तो भी अवार्ड अप्रूव होता है. अवार्ड इज फाइनल, बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. आप चाहो तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो सेबी के पास. उसके बाद में आता है हमारा एक पॉइंट, डिस्प्ले ऑफ पर्टिकुलर ओम्बड्समैन, कि आपको अपने ऑफिस में एज वेल एज अपने ऑफर डॉक्यूमेंट सर्कुलर के अंदर अपना पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और ओम्बड्समैन की डिटेल्स पब्लिश करने हैं, ताकि यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर, ये सब लोग उसे देख सकें. अगर नहीं पब्लिश किया है तो यू विल बी पेनलाइज्ड बाय सेबी. आर यू ऑल विथ मी? तो ये एक चार्ट में हमने कोशिश की है कि हम पूरे ओम्बड्समैन को कवर कर लें, बिकॉज ओम्बड्समैन में डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम अंडर स्कोर्स एज वेल एज इनफॉर्मल गाइडेंस की. आई होप you're all with me, and this is the entire chapter. easy तरीके से चैप्टर के 3 bifurcation, scores, ombudsman and informal guidance. Yeah, that'll be all for this regulation to do.